नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में समझौते को लेकर सहमति बनती दिखाई दे रही है। अभी तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही डील का दावा कर रहे थे, लेकिन अब ईरान ने भी शांति समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदें फिर मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन पेच अभी भी परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मूज को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका के लिए इस जंग से बाहर निकलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि खबर यह आ रही है कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए उसकी कुछ शर्तें मानी गई हैं। यूएई ने उसकी फ्रीज की गई संपत्तियां रिलीज करने की बात कही है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि समझौते के लिए ईरान के आगे झुकने पर मजबूर हुआ अमेरिका। तो क्या पश्चिम एशिया में स्थायी युद्ध विराम पर बन पाएगी सहमति? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। दुनिया पर मंडराया बायो टेररिज्म का खतरा, 30 देशों के 120 सीक्रेट बायोलैब्स में अमेरिकी फंडिंग। पूर्व अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने किया खुलासा। रूस और यूक्रेन में और तेज होगी जंग, सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन सिस्टम बना रहा मॉस्को। उधर यूरोपियन यूनियन ने कीव के लिए खोले दरवाजे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नहीं थम रहा बवाल, अब तक 46 प्रदर्शनकारियों की मौत, 1100 गिरफ्तार। बलूचिस्तान में भी बेकसूरों पर पाकिस्तानी सेना बरपा रही कहर। और चलते चलते में देखेंगे अटलांटिक का पानी क्यों हो रहा ठंडा, समुद्र का नेचुरल हीटर बंद होने से आइस एज का खतरा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेनेजुएला में अमेरिका की स्ट्राइक, आपराधिक गिरोह ट्रेन डे अरागुआ के टॉप लीडर निनो गुरेरो को किया ढेर। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभियान का वीडियो किया जारी। पाकिस्तान में 18 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का बजट पेश, सरकार बोली कर्ज सबसे बड़ी चुनौती, हर साल ब्याज की किस्तें चुकाने में 8 लाख करोड़ होंगे खर्च। उत्तर कोरिया पर बढ़ी अमेरिका की सख्ती, दोहरे इस्तेमाल वाले चिकित्सकीय उपकरणों के निर्यात के लिए अब लेनी होगी खास इजाजत। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में बढ़ोतरी को लेकर वॉशिंगटन की बढ़ी चिंता। आर्मेनिया में चुनावी नतीजों को रद्द करने की उठी मांग, रूस समर्थक स्ट्रॉन्ग आर्मेनिया पार्टी ने मतदान में गड़बड़ी के लगाए आरोप, सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की जीत को चुनाव आयोग में दी चुनौती। तो अमेरिका और ईरान आखिरकार शांति समझौते की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमलों के बीच भी शांति समझौते का ही दावा कर रहे थे, लेकिन उनके दावों पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। मगर अब ईरान की तरफ से भी समझौते की बात कही गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना करीब पहले कभी नहीं था। हालांकि जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता, तब तक मीडिया को अंदाजा लगाने से बचना चाहिए। हमारे जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट नजरिए के हिसाब से इसकी डिटेल सही समय पर लोगों के साथ शेयर की जाएगी। यानी पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका में जल्दी ही समझौता हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों देश समझौते की शर्तों पर एकमत हो पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी इस्लामाबाद टॉक्स इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि 3 प्रमुख मुद्दों पर ना तो ईरान झुकने को तैयार था और ना ही अमेरिका। और ये 3 मुद्दे थे: ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल को मान्यता, ईरान को जंग में हुए नुकसान का मुआवजा। ऐसे में अब इस बार भी सबकी नजरें इन तीनों ही मुद्दों पर टिकी हुई हैं। वहीं ईरान अपने फ्रीज्ड एसेट्स को भी जारी करने की मांग पर अड़ा हुआ है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक इसकी मंजूरी नहीं मिलती, तब तक वो बातचीत की टेबल पर नहीं लौटेगा। जिसके बाद खबर यह भी आई कि यूएई ईरान के लिए कुल 20 अरब डॉलर की राशि में से 10 अरब डॉलर जारी करने पर सहमत हो गया है। इसमें से 3 अरब डॉलर की किश्त पहले ही दी जा चुकी है। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इन सभी दावों का खंडन कर दिया। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का दबाव अनिश्चित काल के लिए बना रहेगा। जरूरत पड़ने पर ईरानी सशस्त्र बल वहां दखल देंगे। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज पर टोल को लेकर अराक्ची ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रांजिट टोल लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ईरान सर्विस फीस ले रहा है। यह मामला चल रही बातचीत का हिस्सा है।
अमेरिका के साथ होने वाली डील में लेबनान में युद्ध विराम भी शामिल है। हम किसी भी समझौते में लेबनान के हिजबुल्लाह को नहीं भूलेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हिजबुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बताया जा रहा है कि इस समझौते में 14 धाराएं हैं और ये 2 चरणों में होगा। पहले चरण में ईरान और लेबनान में युद्ध को खत्म किया जाएगा। तेहरान और वॉशिंगटन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। परमाणु मुद्दे पर दूसरे चरण में बातचीत होगी जो 60 दिनों तक चलेगी। अरागची ने समझौते को लेकर चेतावनी भी दी है कि इस समझौते के दुश्मन भी हैं। सबसे बड़ा विरोधी इजरायल है जो इसे पटरी से उतारने के लिए बहाने तलाश रहा है। लेकिन इजरायल से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने समझौते को लेकर अरागची के इन दावों को फेक न्यूज बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने फेक न्यूज की जो शर्तें बताई हैं उनका लिखित रूप में तय हुई शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है जिसमें डील के बारे में उनका कमजोर और शर्मनाक बयान भी शामिल है, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ डील करना बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। उनके साथ ईमानदारी से कोई काम नहीं हो सकता। कमाल है। यानी बातचीत फाइनल होने से पहले ही समझौते की शर्तों को लेकर दोनों देशों में टकराव देखा जा रहा है। वहीं लेबनान को लेकर भी पेच फंसता दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वैसे तो ट्रंप ने ईरान डील से इजरायल को लगभग पूरी तरह किनारे ही कर दिया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रस्तावित समझौते के बारे में इजरायली पीएम नेतन्याहू को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान के मुद्दे पर मतभेद पहले से ही देखा जा रहा है। ऐसे में जिस तरह अब ट्रंप इजरायल से दूरी बना रहे हैं उससे यह साफ है कि वो किसी भी हाल में समझौता तो चाहते हैं, लेकिन क्या दोनों देश समझौते की शर्तों पर सहमत हो पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां हम बात करेंगे अमेरिका को लेकर हुए बड़े खुलासे की। तो 2019 में चीन की एक लैब से कोविड वायरस निकला जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। और अब खबर आ रही है कि अमेरिका की सरकार ऐसी खतरनाक लैब्स को फंडिंग कर रही है जहां ऐसे वायरस तैयार किए जा रहे हैं जो अगर इंसानों के संपर्क में आ गए तो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। रूस पहले से ही अमेरिका पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि अमेरिका बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर रहा है। और अब ट्रंप प्रशासन में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी डीएनआई तुलसी गबार्ड के ऑफिस ने इस पर मुहर लगा दी है। तुलसी गबार्ड के ऑफिस से जारी दस्तावेजों में दावा किया गया है कि अमेरिकी सरकार ने दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में 120 से ज्यादा बायोलैब्स को फंडिंग दी है। इन लैब्स में जैविक रोगाणुओं यानी पैथोजेंस पर रिसर्च की जा रही है। गबार्ड ने कहा कि बायोलैब में खतरनाक पैथोजन पर रिसर्च से दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। फिर भी नेताओं, डॉक्टर फॉसी जैसे तथाकथित हेल्थ एक्सपर्ट्स और बाइडेन प्रशासन की नेशनल सिक्योरिटी टीम के लोगों ने अमेरिकी लोगों से अमेरिका की तरफ से फंडेड और सपोर्टेड बायोलैब के अस्तित्व के बारे में झूठ बोला और सच सामने लाने की कोशिश करने वालों को धमकाया। यानी सच्चाई पर पर्दा डालने की लगातार कोशिश की गई है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अमेरिका के झूठ से पर्दा उठ चुका है। रिपोर्ट में खेडसॉन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उदाहरण देते हुए बताया गया कि उसे 17,28,822 अमेरिकी डॉलर की फंडिंग मिली, जबकि खास पैथोजन पर काम करने के लिए उसका परमिट प्रोसेस में ही बना रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन खतरनाक बायोलॉजिकल लैब्स को अमेरिका की तरफ से फंडिंग दी जा रही है उसमें सबसे ज्यादा लैब्स यूक्रेन की हैं, जो पहले से ही रूस के साथ जंग लड़ रहा है। डीएनआई कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया समुदाय पहले ही चेतावनी दे चुका था कि यूक्रेन में अमेरिकी फंडिंग वाली एक लैब में खतरनाक रोगाणु मौजूद हो सकते हैं और इस पर रूस के हमले, कब्जे या नुकसान का खतरा हो सकता था। वहीं रूस लगातार दावा करता रहा है कि अमेरिका विदेशों में ऐसी बायो लैब्स को फंड दे रहा है जहां संभावित जैविक हथियारों से जुड़ा काम हो सकता है, जबकि अमेरिका 1975 के जैविक हथियार प्रतिबंध समझौते का हस्ताक्षरकर्ता भी है, यानी उसने भी इस पर साइन किए हैं। रूस के आरोपों पर अमेरिका की तरफ से सफाई आती रही कि ये लैब्स बीमारी नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काम करती हैं, ना कि जैविक हथियार बनाने के लिए। लेकिन अब अमेरिका के ही डीएनआई कार्यालय ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब तक झूठ बोल रहा था और जब सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फंडिंग पर रोक लगा दी। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो ये दोनों देश 4 साल से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे हैं।
और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार बना है ड्रोन। रूस और यूक्रेन दोनों ही इस वक्त सबसे आधुनिक ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल जंग में कर भी रहे हैं। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस अब सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाले भारी ड्रोन का निर्माण कर रहा है। पुतिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाले ड्रोन की दिशा में काम चल रहा है। 2023 में ऐसे उपग्रह पहले ही अंतरिक्ष में भेजे गए थे। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बिलोसोव ने कहा कि 2026 में सेना को लगभग 20,000 ऐसे ड्रोन मिलेंगे जो सैटेलाइट से कंट्रोल होंगे और ये ड्रोन 10 से 40 किलोग्राम तक का भार सैन्य मोर्चे तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी दावा किया है कि अंतरिक्ष की निचली कक्षा में रूस तेजी से सैटेलाइट स्थापित कर रहा है और अब हमारे सैटेलाइटों की क्षमता स्टारलिंक से बेहतर हो गई है। यानी अब जल्दी ही यूक्रेन पर रूस के वो ड्रोन हमला करते हुए दिखाई देंगे जो सीधे सैटेलाइट से नियंत्रित होंगे। इस खबर से यूक्रेन के साथ ही पूरा यूरोप भी चिंता में दिखाई दे रहा है। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि अब यूक्रेन को यूरोपीय संघ में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की जा रही है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन ने कहा है कि सभी सदस्य देशों में यूक्रेन और मोल्दोवा को लेकर बातचीत शुरू करने पर सहमति बन गई है। इन दोनों देशों को जल्दी ही यूरोपीय संघ में प्रवेश दिया जा सकता है। दरअसल अब तक हंगरी की तरफ से यूक्रेन को यूरोपीय संघ में प्रवेश दिए जाने के मुद्दे पर वीटो लगाया जा रहा था, लेकिन हंगरी में सरकार बदलने के बाद हालात भी बदल गए हैं और अब हंगरी भी यूक्रेन के पक्ष में आ गया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि जून का महीना जंग में उसके हक में गया है। इस दौरान यूक्रेन ने रूसी कब्जे से अपनी 120 वर्ग किलोमीटर की जमीन वापस छीन ली है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिरिस्की ने दावा किया कि रूस ने अलग अलग मोर्चों पर यूक्रेन की कुल 130 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जबकि इसी दौरान यूक्रेन ने 250 वर्ग किलोमीटर की अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर ली। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इस जंग में रूस की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और इस बात को पुतिन ने भी कबूल किया है। और अब अगली खबर में बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 4 दिन से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लोग सड़क पर हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। 4 दिन में ही 1100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सेना विरोध प्रदर्शन को कुचलने में जुटी हुई है। प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन शांत होते दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल पीओके की विधानसभा में 12 सीटें आरक्षित हैं। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। लंबे वक्त से पीओके में यह आवाज उठ रही थी कि नई सीटों को खत्म किया जाए। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि यह आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की बजाय ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके चलते ये आंदोलन अब हिंसक हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर में बाजार, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर सब बंद हैं। इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, जिसके चलते घाटी का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार ने पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। इनमें रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के जवान शामिल हैं। प्रदर्शनकारी नेता शौकत नवाज मीर, ख्वाजा मेहरान और दूसरे लोगों पर राजद्रोह के केस दर्ज किए गए हैं। शहबाज शरीफ की सरकार ने साफ कह दिया है कि वो बातचीत नहीं, बल प्रयोग से आंदोलन खत्म करेगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पीओके में विधानसभा चुनाव कराएगी। ऐसे में यह साफ है कि यह बवाल अभी थमने वाला नहीं है। वैसे बवाल तो बलूचिस्तान में भी मचा हुआ है। यहां सेना के खिलाफ बलूच विद्रोही मोर्चा खोले हुए हैं, सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना बेकसूर बलूचों को निशाना बना रही है। लोगों को घर से उठाकर उनकी जान ली जा रही है। मानवाधिकार संगठन बलोच यकजेहती कमेटी यानी BYC ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 2 नागरिकों की जान ले ली है और 6 को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है। इनके बारे में कोई खबर नहीं दी जा रही। संगठन ने मांग की है कि इन मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए और मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे लगातार गर्म होती जा रही धरती की। तो आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से उबल रही है। हर जगह बस गर्मी और तपिश की चर्चा है। लेकिन इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। एक तरफ दुनिया गर्म हो रही है तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर में पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेजी से ठंडा हो रहा है। यह पानी का हिस्सा ग्रीनलैंड के ठीक पास है। वैज्ञानिक इस ठंडे इलाके को कोल्ड ब्लॉब या वार्मिंग होल का नाम दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उबलते हुए पानी के एक बड़े बर्तन के बीच में अचानक बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा मिल जाए। कुछ ऐसा ही हाल इस महासागर का है। आसपास का पानी गर्म है लेकिन बीच का ये हिस्सा लगातार ठंडा पड़ता जा रहा है। ये कोई आम घटना नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो नई रिसर्च बताती है कि इसके पीछे समुद्र की धाराओं का एक सिस्टम है जिसे वैज्ञानिक भाषा में एमॉक कहते हैं। दरअसल समुद्र के अंदर पानी की एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट या मोटर लगातार चलती रहती है। इसका काम है दुनिया भर में गर्म और ठंडे पानी को घुमाना, और इसी विशाल मोटर की वजह से हमारी धरती का मौसम बैलेंस्ड रहता है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि यह मोटर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ग्रीनलैंड के पास पानी का ठंडा होना इसी कमजोरी का सबूत है। अब जरा सोचिए कि अगर यह मोटर पूरी तरह रुक गया तो क्या होगा। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर यह समुद्री मोटर पूरी तरह ठप हो गया तो क्या पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाएगा। पूरे यूरोप में कपा देने वाली भयंकर ठंड पड़ेगी। वहां का मौसम बिल्कुल बदल जाएगा और कई इलाके बर्फ से जम सकते हैं। अमेरिका के तटीय इलाकों में समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इससे वहां भयानक बाढ़ आ सकती है। यानी ये कोल्ड ब्लॉब कोई छोटी बात नहीं है बल्कि यह कुदरत का एक बहुत बड़ा अलार्म है जो हमें बता रहा है कि धरती के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।